नाज़रीन, इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान के साथ जंग की मुकम्मल तैयारी है और इस बार जो जंग होगी वो बहुत कॉस्टली होगी और इस बार जो जंग का स्केल है वो पहले से कहीं ज्यादा होगा। तो इस बारे में रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे, इजराइल से क्या रिपोर्ट्स आ रही है और ईरान किस हद तक जब तैयार है। सीरिया को कई हिस्सों में डिवाइड करने की जो साजिश है वो अपनी जगह पर जारी है और अल-शरा ने कहा है कि सीरिया को किसी सूरत हम डिवाइड जब नहीं होने देंगे। और एक बहुत ही गैर मामूली दौरा होने जा रहा है। पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं, डेट उसकी सामने आ गई है और जैसे दुनिया तब्दील हो रही है, नए अलायंसेस बन रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग अलायंसेस हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस तनाजुर के अंदर ये अहम तरीन दौरा जब होने जा रहा है, क्योंकि रशिया और इंडिया की जो ताल्लुकात हैं वो पिछले 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर जब से यूक्रेन की जंग हुई है वो बहुत उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। बहुत प्रेशर भी इंडिया के ऊपर रहा है। अभी रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है कि वो रशिया से ऑयल लेना जब वो बंद करे और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो बहरहाल इंडिया ने रशिया के साथ ताल्लुकात रखे हैं, तो यानी टाइम टेस्टेड एक तरह से ताल्लुकात बने हैं दोनों के। तो फिर इसको मजीद एक्सपैंड करने की जब बात हो रही है तो इस दौरे में क्या चीजें हैं। पुतिन है भाई, पुतिन किसी मुल्क का बिला वजह तो दौरा नहीं करते हैं, तो अब वो इंडिया आ रहे हैं तो इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिकन मीडिया ने कंफर्म किया है कि यूरोपियंस वाकईतन रशिया के साथ बराह रास्त जंग की जब तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो रशिया को एक डायरेक्ट ऑफर देने जा रही है यूक्रेन जंग के हवाले से कि यूक्रेन की जो टेरिटरीज हैं उस पर अमेरिका रशिया का जो कंट्रोल है उसको तस्लीम कर लेगा ताकि रशिया जंग जब रोक दे। क्योंकि ट्रंप के लिए इस वक्त जरूरी है जंग को रुकवाना, क्योंकि वो अपने वोटर से वादा करके आए हैं इस जंग को रुकवाने के हवाले से। और वेनेजुएला में और बाकी जगहों पर नई जंगें शुरू करने के लिए भी जरूरत है कि ये जंग रोकी जाए ताकि यहां से जो रिसोर्सेज हैं और यहां से जो इक्विपमेंट और यहां से जो तवज्जो है वो दूसरी तरफ जब लगाई जा सके। अब इस जंग से एक तो ट्रंप को और ज्यादा एक इमेज हासिल होगा कि वो अपने इमेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि देखें मैं जंगों को रुकवा रहा हूं, मैंने इतनी बड़ी जंग यूक्रेन की रुकवा दिया, मैंने गजा की जंग जो रुकवा दी है। मतलब जाहिर है जिस तरह से वो अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, हालांकि जो गजा में उन्होंने जो जंग रुकवाई है, अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि गजा में जेनोसाइड जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है गजा में जेनोसाइड जारी है डिस्पाइट सीज फायर। तो इस पर क्या जवाब देगा रीजन और जो गारंटर्स हैं और ये ट्रंप साहब जो कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ी जंग और 3000 साल के बाद अमन करवा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है हमले नहीं, वायलेशंस नहीं, जेनोसाइड जारी है। अब आप देखिए कितना बड़ा बिट्रेल है जो जहां फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। तो ट्रंप के लिए जरूरी है कि वो यूक्रेन जंग को रुकवाए, लेकिन यूक्रेन की जंगबंदी का मतलब सिर्फ ये होगा कि 2-3 सालों के अंदर या उससे भी कहीं पहले बस यूरोप अपनी तैयारी कर रहा है कि वो अमेरिका के बगैर किस तरह रशिया से लड़ेगा। इस वक्त यूरोप की वो पोजीशन नहीं है कि वो रशिया से बराह रास्त जब लड़ सके, तो वो जमीनी फौज बढ़ा रहा है, अपना डिफेंस एयर डिफेंस बढ़ा रहा है, स्पेस के अंदर जा रहा है, टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस, इकोनॉमी, इस सब के ऊपर जब वो काम कर रहा है। तो ये तमाम सिनेरियोज जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एक बड़ी बहुत ही गैर मामूली खबर जो है वो बर्लिन से शामिल करते हैं। बर्लिन जो है यानी जर्मनी का जो कैपिटल है, यहां से क्या खबर आ रही है, बड़ी जबरदस्त खबर है। कैसे इजराइल की जो सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रही है वेस्ट के अंदर। हैरेड्स ने लिखा है द वुमन हु वांट्स टू बिकम बर्लिन जोहरान ममदानी। बर्लिन की जोहरान ममदानी जब सामने आ गई है। बर्लिन में मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है और जो वहां पर कैंडिडेट हैं वो भी सेम स्टांस के साथ सामने आ रही हैं, यानी वो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही हैं जैसे जोहरान ममदानी। यानी वो उन्होंने इसलिए एक मुशाबियत क्रिएट किया ना कि जैसे जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में जिन बुनियादों पर इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, जिस तरह से इजराइल को क्रिटिसाइज किया है, बिल्कुल इन्हीं बुनियादों पर, जैसा कि वो कैंपेन कर रही हैं हाउसिंग क्राइसिस के हवाले से, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से और इजराइल के हवाले से उनकी क्लियर स्टांस भी मौजूद है। और उन्होंने कहा कि इफ न्यूयॉर्क में एक सोशलिस्ट मेयर हो सकता है तो व्हाई नॉट इन बर्लिन। और न्यूयॉर्क से बर्लिन तक जो लेफ्ट है, यानी लेफ्ट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो राइज कर रही है। और ये जो कैंडिडेट है इन्होंने जोहरान ममदानी को जीत पर जब वो मुबारकबाद भी दी है। तो जोहरान ममदानी का जो इलेक्शन है वो सिर्फ एक पर्सन का इलेक्शन नहीं था, बल्कि वो एक फिनोमेना है। एक फिनोमेना है कि जिसमें वहां के लोगों की डिमांड यह है कि उनका पैसा उनके पर खर्च किया जाए, और दूसरा इजराइल के हवाले से जो कोई यानी चू भी नहीं कर सकता था, खुलकर जो है वो तनकीद और इजराइल की पॉलिसीज पर बात की जा रही है और उससे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो ये एक फिनोमेना है। न्यूयॉर्क से चलकर अब ये बर्लिन पहुंच चुका है, तो ये बाकी जगहों पर भी आपको जब नजर आएगा और इवन अमेरिका के बाकी शहरों में आपको नजर आएगा। और लंदन में ऑलरेडी जो मेयर मौजूद है सादिक खान, वो खुलकर इजराइल की पॉलिसीज पर बात कर चुके हैं। तो अब बर्लिन से भी ये खबर आ रही है। तो ये है वो रियलिटी के वेस्ट में ये तब्दीली आ रही है। और इससे पहले जो दो रोज कबल हमने ये रिपोर्ट दी थी कि जर्मनी के न्यूज़पेपर ने खुद ये रिपोर्ट जारी की कि कैसे जर्मन सिटीज इंक्लूडिंग बर्लिन जो है वो दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचा हुआ है।
बर्लिन का सिर्फ जो डेफिसिट है वो 4.3 बिलियन यूरोज है, ठीक है ना। तो मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग, ये सब बहुत बड़े इश्यूज हैं। वजह क्या है? पैसा उधर लग रहा है। और अब देखिए जर्मनी तो तेजी के साथ सोशल प्रोग्राम से पैसा निकालकर फिर जंगों में लगा रहा है, तो इससे तो वहां पर जो डेप्रिवेशन है वो और बढ़ेगी, लोगों का सेंटिमेंट जब और बढ़ेगा। अच्छा, अब जरा देखिए यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है ईरान जंग के हवाले से। यरूशलेम पोस्ट ये लिख रहा है कि जो अगली जंग ईरान के साथ होने जा रही है इज एक्सपेक्टेड टू बी फार मोर एक्सपेंसिव, ये पहले से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, यानी इसकी जो कीमत है जानी माली ये बहुत ज्यादा होने वाली है। एज बोथ साइड्स आर नाउ फुली आर्म्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर अ लार्ज स्केल कन्फ्रंटेशन, दोनों साइड यानी इजराइल और ईरान दोनों भरपूर तैयार हैं, फुली आर्म्ड हैं और एक लार्ज स्केल कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं, यानी एक लिमिटेड कन्फ्रंटेशन नहीं, लार्ज स्केल, और एक लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। और जो 12 दिन की जंग थी उसमें इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल की जानिब से ये बिल्कुल लिमिटेड नहीं था, इजराइल ने अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, हर हद पार की। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो निशाना बनाना चाहते थे और नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। जहां पर वो अटैक करना चाहते थे उनके जहाज धड़ाधड़ जा रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, खौफनाक बमबारी उन्होंने की, कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी टॉप लीडरशिप को जब वो असैसिनेट कर दिया उन्होंने, यानी पूरा जोर लगाया। इस सब के बावजूद वो फेल हुए। लेकिन ईरान की तरफ से ये जंग फुल स्केल नहीं थी। ईरान ने जवाब दिया, जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन ईरान ने अपने तमाम रिसोर्सेज अभी भी इस्तेमाल नहीं किए थे। बल्कि अब तो हर दिन गुजरने के बाद ईरान की जो प्रेसिजन है उसमें इजाफा हो रहा था, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप जब वो शहीद हो गई तो उसके बाद नए लोगों ने आकर जगह संभाली। तो फिर जैसे वो इजराइल के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर रहे थे तो उसमें उनको ज्यादा डाटा उनके पास आ रहा था। दूसरा यह है कि हर गुजरते दिन के साथ जो एयर डिफेंस के कमजोर पड़ रहा था इजराइल का, इंटरसेप्टर जो है वो खत्म हो रहे थे, तो हर गुजरते दिन के साथ ईरान ज्यादा गालिब आ रहा था। यह बात बिल्कुल कंफर्म थी और सब ने लिखी है, यह बात ऑन रिकॉर्ड अभी भी मौजूद है कि अगर अमेरिका इसमें इंटरवीन ना करता तो इजराइल एग्जिस्ट ही ना करता। इजराइल बिल्कुल नेस्तो नबूद हो जाना था अगर इसमें अमेरिका जो इंटरवीन ना करता। अच्छा, अब कुछ लोग फिर सवाल उठाएंगे कि भाई अगर ईरान इतना ही कर सकता था फिर उसने किया क्यों नहीं? तो उसकी वजह यह है कि भाई वो आगे से न्यूक्लियर इस्तेमाल करते। अगर ये 4-5 दिन जंग इसी डायरेक्शन में जारी रहती है कि इजराइल की फेंटी लग रही है और धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इजराइल की और बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता था। और इवन सीआईए के एक्स ऑफिसर ने यह बात लिखी भी है ऑन रिकॉर्ड, उनकी इस वक्त भी मौजूद है, हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने अमेरिकन को धमकाया, ट्रंप को धमकाया कि अगर तुमने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया तो हम न्यूक्लियर गिराने जा रहे हैं ईरान पर। ठीक है, तो और माजी में भी अरब वॉर्स में इजराइल ऐसी धमकियां दे चुका है और 1991 में जो बुक आई थी उसमें भी ये बात लिखी हुई, अमेरिकन ऑथर की वो बुक है। तो ये वजह है कि आप चूंकि न्यूक्लियर नहीं है तो फिर आप एक खास हद तक बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसकी भी तैयारी इस वक्त ईरान कर रहा होगा और बहुत मुमकिन है कि ईरान न्यूक्लियर बना ले। खुद रशियन मीडिया ने लिखा है कि रशियन साइंटिस्ट जब वो हेल्प कर रहे हैं, ईरानियन साइंटिस्ट का दौरा रशिया का हुआ है खुफिया अंदाज के अंदर, और एक न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है विदाउट टेस्ट नहीं होगा, बस वेपन जो वो बन जाएगा। तो ये पॉसिबल है। और अब की बार ईरान ये भी कहा कि वो हजारों मिसाइल जब फायर करेंगे। साथ ही इजरायली जो इस वक्त अकाउंट्स हैं वहां पर ये बात वो ये मजाक बना रहे हैं कि कैसे हम सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करेंगे, तो ये वो बातें कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि ये किस क़यामत को दावत दे रहे हैं। सुप्रीम लीडर एक ओनली हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट्स तो हैं पूरी दुनिया में, सुप्रीम लीडर इज नॉट ओनली हेड ऑफ द स्टेट, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो शिया है, यानी उनकी सबसे बड़ी वो पर्सनैलिटी है, वन ऑफ द। पूरी दुनिया के जो शिया मुस्लिम हैं वो उनसे स्पिरिचुअल अंदाज के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इनको पता नहीं है कि ये किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। ये क़यामत को दावत देने वाली बात है। इनको अंदाजा नहीं है कि इनके साथ फिर होगा क्या, और इनको पता भी नहीं चलेगा कि कितने मिसाइल कहां से इन पर बरस रहे हैं, और ये भूल जाएंगे। इन्होंने बहुत सारी असैसिनेशंस की हुई हैं लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं आता। देखें प्यूटन ने क्या बात की थी 12 डे वॉर के अंदर, जब प्यूटन से पूछा गया कि ट्रंप धमका रहे हैं और इजराइल धमका रहा है सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के हवाले से, तो उन्होंने 3 मरतबा एक ही जुमला दोहराया, क्योंकि रिपोर्टर ने फिर पूछा तो उन्होंने एक ही जुमला 3 बार दोहराया कि मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। ये उनका आगे सिलेक्शन था। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत बुरा होगा, बहुत इसका गलत नतीजा निकलेगा, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम मतलब बात क्या कर रहे हो, ये मतलब यही है ना क़यामत को दावत देने वाली बात है, तुम इस बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि ये होगा और ये हो सकता है, मैं इसको भूल जाओ, इस तरफ सोचना भी मत। ये प्यूटन का रिएक्शन था, ठीक है ना। तो ये इनको जो है ना अभी सही अंदाज में कोई जिसको कहते हैं ना कि मिला नहीं है। ईरान है जिसने 12 दिनों में पहली शिकस्त अगर इजराइल को ये तो वो ईरान ने दी है। अभी तो लेबनान में बमबारी कर ली, शाम में बमबारी कर ली, और अल-शरा जो बैठा हुआ है जो खुद सीआईए का एसेट था, जो खुद दाइश में रहा है और अलकायदा में रहा है, उसको तायशा लगाकर उधर आकर बैठा दिया है। मतलब
अंदाजा करें, इसने हजारों लोग इसके आने के बाद वहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में सेक्टेरियन वायलेंस में मारे जा चुके हैं और जख्मी हैं, ठीक है। तो उधर ये गोली नहीं चला सकता और इजराइल अपना कब्जा बढ़ा रहा है। उधर लेबनीज गवर्नमेंट एक पैथेटिक और स्टूपिड गवर्नमेंट जब वहां पर आकर बैठ गई स्टूपिड पॉलिसीज के साथ, इसको बिल्कुल ये रियलिटी से दूर है, बिल्कुल ये लेबनान के लिए इस वक्त खतरात पैदा कर रही है, बढ़ा रही है अपने स्टूपिड डिसीजंस के साथ, और एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ने लेबनान के लिए खड़ा कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कितनी जंगें इजराइल के साथ लड़ी और कब तक इजराइल को जो है वो कन्फ्रंट किया है, फेंटी लगाई है इजराइल की, और अब ये जनाब बैठे हुए हैं हिजबुल्लाह डिसाम हो जाए। तो ये जो इजरायली है ना, ये इनके पल्ले पड़े हैं ये इन जैसे लोग, अल-शरा जैसे, लेबनीज गवर्नमेंट, जॉर्डन जैसे, कि वो इजराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोक रहे हैं। इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये किसके साथ भिड़ने जा रहे हैं। फिर ईरान ने करके दिखा दिया है और अब ये धमकियां लगा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करेंगे, ये करेंगे। इनको पता भी नहीं है कि ये बात क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। इन पर इतने मिसाइल आएंगे कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद देखें ईरान में एक जज्बाती सूरत हाल हो जाएगी और वो फिर जिस अंदाज में वो जवाब देंगे, वो तो ऑलरेडी 2000 मिसाइल तो रखकर बैठे हुए हैं। अगर इस तरह का खुदा ना खासा को वाकया हो गया तो ये 2000 से 10,000 कैसे हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलना, ठीक है। तो इनको ये सोचना चाहिए और अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि अमेरिका का ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में सब इत्तेहादी हैं, मामलात है। ईरान खुद अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन एक इस एंटिटी के लिए वो मिडिल ईस्ट में मजीद जंगें छेड़ रहा है और मिडिल ईस्ट को जो तबाही की तरफ जो धकेल रहा है। और ईरान की नेवी ने कहा रेडी टू गिव डिसाइसिव रिस्पॉन्स टू एनी एनिमी एग्रेशन, पूरी तरह से हम तैयार हैं। तो इस बार बार नेवी से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि इस बार नेवी भी इसमें शामिल होगी। अगेन ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, अंसारुल्लाह, इनमें से कोई भी ये जंग नहीं चाहता जो उन पर मुसल्लत की जा रही है। और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि स्ट्रॉन्गर और स्विफ्टर रिस्पॉन्स देंगे अगर अटैक होता है तो। और उधर जो सीरिया है उसको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कोस्टल लाइन पर अलबाइस कह रहे हैं कि हमें अलग डिटर्मिनेशन दी जाए, द्रूज अलग कह रहे हैं, एसडीएफ अलग, उसको अमेरिका और इजराइल की जो हलशरी है। तो अल-शरा ने कहा कि सेपरेशन बिल्कुल हम नहीं होने देंगे और फेडरलिज्म होना चाहिए कि सेंट्रल अथॉरिटी दमास्कस होगी और एक फेडरलिज्म स्ट्रक्चर लाया जाएगा, सेपरेशन बिल्कुल हम कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, सीरिया में क्या हुआ है कि बैते-जीन जहां पर इजरायली फौज ने अटैक किया था वहां पर हसन अल सादी शहीद हुए। हसन अल सादी कौन है? हसन अल सादी जो है वो बिल्कुल यंग और एक नौजवान जिनका वेडिंग डे था, इस दिन उनकी शादी थी जिस दिन उनके गांव के ऊपर जब अटैक हो गया। और इन्होंने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर, मतलब ये कोई पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस नहीं है, एक आम शहरी हैं, और उन्होंने अपनी बाकी गांव के लोगों के साथ मिलकर रेजिस्ट किया, इजरायली फौज को वहां से भगाया और फिर इनके घर के ऊपर बमबारी हुई जिसमें ये शहीद हो गए। और 13 शहादतें वहां पर हुई हैं जिसमें एक ही फैमिली के 5 मेंबर्स भी शहीद हुए हैं। तो ये बहुत पेन है और बहुत गुस्सा है इस वाकये के बाद। और ये नौजवान इस वक्त, यानी इनकी तस्वीर बहुत वायरल है, ये इनका वेडिंग डे था। वेडिंग डे पर उनके विलेज पर अटैक हुआ और इन्होंने रेजिस्ट किया, इजरायली फौज को भगाया, बाद में इनके विलेज के ऊपर और इनके घर के ऊपर बमबारी हुई और उसके अंदर जो है वो ये शहीद हुए हैं। तो क्या क्या कुर्बानियां जो है वो ये रीजन दे रहा है और किस किस गम से और तकलीफों और दर्द से ये गुजरा। ये अल-शरा है, ये वो स्टेबिलिटी रीजन में और अपने मुल्क में लेकर आ रहा है। ये अल-शरा इस मकसद के लिए इसको लाया गया। हजारों शामी लोग मारे जा चुके हैं और जख्मी हैं इस बंदे के आने के बाद। तो हम तो फिर भी कह रहे हैं ये जैसा तैसा भी अगर आ गया, ईरान ने भी इसको कहा कि हम पूरी तरह साथ हैं, रशिया से भी सपोर्ट आ गई, लेकिन फिलहाल तो वो कहता है इजराइल हमारा दोस्त है और हिजबुल्लाह और ईरान हमारे कॉमन एनिमी हैं। तो ये अपने मुल्क को जो है वो तबाही की तरफ धकेल रहा है इस खामोशी के साथ। और उधर इराक के अंदर जब वो नेचुरल गैस फील्ड के ऊपर अटैक हो गया, टर्की ने कंडेम किया। ये कहां से किसने अटैक किया है, तो एक डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है। तो टर्की जो है उसको काफी लेवरेज यूरोप के अंदर हासिल हो रही है ड्यू टू इट्स डिफेंस कॉम्प्लेक्स, जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। अब जर्मनी ये चाह रहा है कि वो यूरोपीय यूनियन को अर्ज कर रहा है टर्की को भी अपने डिफेंस प्लान में लेकर आए। यूरोपीय यूनियन एक डिफेंस प्लान लेकर आ रही है ना, जिसमें कई सौ बिलियन डॉलर शामिल हैं, जिसमें सबको यानी वो अपनी फौज बढ़ाएंगे, असलाह बढ़ाएंगे और एक दूसरे से असलाह खरीदेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी। तो वो कह रहे हैं टर्की को भी इसमें जब लेकर आया जाए। ये टर्की की इतनी ज्यादा अहमियत है। फिर आज टर्की ने नए जो कामकीजी ड्रोन्स हैं वो मुतारिफ करवाए हैं, तो टर्की जो मॉडर्नाइज कर रहा है। लेकिन ये यूरोपीय यूनियन कह रहा है ना कि वो आए, हिस्सा बने, तो उधर तो तैयारी रशिया से लड़ने की, तो टर्की क्या रशिया से लड़ेगा? कभी भी नहीं लड़ेगा, ठीक है ना, टर्की कभी भी नहीं लड़ेगा। और स्पेन ने कहा है कि मेडिटेरेनियन रीजन में अमन नहीं हो सकता जब तक फलस्तीन में अमन ना हो। और हमास ने कहा है कि सिस्टमैटिकली फलस्तीनी जो कैदी हैं उनको मारा जा रहा है। और इस बात को हैरिड्स ने भी कंफर्म किया है कि इजराइल इंक्रीज्ड यूज ऑफ टॉर्चर ड्यूरिंग गाजा वॉर। बहुत ज्यादा टॉर्चर, एक बहुत पेनफुल हौलनाक दास्तान है जो फलस्तीनी सिविलियंस के साथ किया गया, कैदियों के साथ। और अब 40 मजीद जो फलस्तीनी हैं उनको वेस्ट बैंक से गिरफ्तार कर लिया गया। देखें कई हजार जो है
फलस्तीनी कैदी वो एक्सचेंज इस डील के तहत रिहा हुए हैं। तो अब इन्होंने मजीद अपनी जेलें नई गिरफ्तारियों के बाद जो भरना शुरू कर दी हैं। बड़ा गैर मामूली दौरा प्यूटन का होने जा रहा है इंडिया का। 4 और 5 दिसंबर को प्यूटन जब वो इंडिया में लैंड होंगे 2021 के बाद, ये पहला दौरा होगा यूक्रेन जंग के बाद, ये फर्स्ट दौरा जब होने जा रहा है। प्यूटन सेट फॉर दिसंबर 4-5 इंडिया विजिट फॉर टॉक्स विद मोदी। और इसमें जनाब एक ऐसे टाइम पर यह दौरा हो रहा है कि ग्लोबल जो अलायंसेज हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं और सैंक्शन प्रेशर जब रशिया के ऊपर बढ़ रहा है और इस वक्त एक पूरा दौड़ लगी हुई है कि एशिया में जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको कैसे बढ़ाना है। तो इसमें सेवरल जो गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, ये सारे इसमें साइन होंगे और जो कॉपरेशन है अक्रॉस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस में और साइंटिफिक में और कल्चर में ये बढ़ाया जाएगा। और पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड टू विथस्टैंड प्रेशर, यानी ये रशिया का स्टेटमेंट है कि एक ऐसी पार्टनरशिप जो प्रेशर को अफोर्ड और बर्दाश्त कर सके। इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया पर प्रेशर है ना रशिया से पीछे हट जाओ, रशिया से असला ना लो, रशिया से ऑयल ना लो, या रशिया से ये ना लो, तो यानी एक ऐसी पार्टनरशिप कि जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो इसको इस अंदाज में एक्सपेंड जब किया जा रहा है। रशिया ने कहा वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस का ये दौरा होने जा रहा है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो हम आगे बढ़ाएंगे। वाइड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ये सारे होंगे। और जो ग्लोबल शॉक हमने सर्वाइव किए हैं, यानी इंडिया और जो रशिया का रिलेशन है वो बहुत सारे ग्लोबल शॉक से निकल कर आया ना, इन 2-3 सालों में बहुत कुछ हुआ है। तो उसके बाद यानी रशिया अब इंडिया के साथ मजीद एक्सपैंड करने जा रहा है। ये जो कल्चरल बात हुई है ना, इकोनॉमी, एनर्जी और डिफेंस, इसमें कल्चर भी है। तो मैं आपको बताऊं कि प्यूटन ने ये बात की थी जो पिछला ब्रिक्स समिट हुआ था। सो प्यूटन सेड के हम इंडिया की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी प्यूटन ने और यानी ब्रिक्स ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था। इंडियन जो सिनेमा है, ठीक है ना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें तो आपको ईस्ट में कोई ऐसी इंडस्ट्री नजर नहीं आती जो वेस्टर्न इंडस्ट्री को, हॉलीवुड को कन्फ्रंट कर सके। यानी एक पूरा नैरेटिव है ना, आपको उनकी फिल्मों में विलन कौन नजर आते हैं? पहले रशियंस थे, अब चाइनीज भी उसमें आना शुरू हो गए हैं। और अगर बाकी फिल्में देखें तो अरब्स आपको नजर आएंगे खास गेटअप में, और वो भी विलन वो बनाकर पेश करते हैं। तो इधर तो कोई नहीं है उस लेवल की। तो यानी अगर यहां पर किसी के पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इवन चाइना से भी बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो इंडिया के पास है, ठीक है ना। सो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया था कि ज्वाइंट जो प्रोजेक्ट्स है वो होने चाहिए ताकि उस नैरेटिव को, वैसे भी अगर आप देखें तो इंडिया में ब्रिटिश इरा के हवाले से फिल्में बनती रहती हैं और इस वक्त जो उनका साउथ है वो तो ज्यादा बड़े बजट की और बड़ी अच्छी फिल्में जो है वो ब्रिटिश इरा के हवाले से बना रहा है। बहरहाल वो एक इशू भी चलता रहता है कि वो हिस्ट्री को क्या उस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं वो बहरहाल दरमियान बात चलती रहती है। लेकिन जब इस लेवल के ऊपर बात होती है तो उसमें एक बड़ा पर्पस है कि भाई हमने उस वेस्टर्न नैरेटिव को कन्वर्ट करना है। तो कल्चरल एस्पेक्ट भी है, ठीक है ना। और प्यूटन ने काफी इसमें इंटरेस्ट शो किया था। देखते हैं कि ये कोलैबोरेशन आगे होता है या नहीं होता। पॉलिटिको ने लिखा है कि यूरोप थिंक्स the retaliating against Russia. यूरोप is shifting from defensive to active deterrence. यानी यूरोप बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है और वो जंग की तरफ जा रहा है। हाइब्रिड अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक, सबोटाज, जैमिंग और एस्पाइनेज, जो ये सारा है इसको भी कन्फ्रंट करने वो जा रहा है। और यूरोपियंस और नेटो ऑफिशियल जो है इस वक्त ओपनली ये डिस्कस कर रहे हैं, जो माजी में अनथिंकेबल था वो ये था कि रशिया के खिलाफ एक ऑफेंसिव की तैयारी की जाए, रशिया के साथ बरहरास्त जंग की। जो अनथिंकेबल था अब वो ओपनली वहां पर डिस्कस हो रहा है। ऑफेंसिव, साइबर अटैक्स एंड सरप्राइज मिलिट्री एक्सरसाइज नियर रशियाज बॉर्डर, रशिया के बॉर्डर पर सरप्राइज मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी सारी शामिल है। तो यूरोप जो है वो ये तैयारी कर रहा है। इससे पहले हमने डेली मेल की भी रिपोर्ट आपके सामने रखी और अभी ये पॉलिटिको लिख रहा है। मीनवाइल टेलीग्राफ ये लिख रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्रीमिया और यूक्रेनियन जो दीगर टेरिटरीज हैं उनको तस्लीम करने के लिए तैयार है, जंग को खत्म करने के लिए ये वो ऑफर देने जा रहे हैं प्यूटन को। तो मैंने आपको बताया कि ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है ये जंग रुकवाना, क्योंकि इसमें पैसा भी जाया हो रहा है, अटेंशन भी जाया, और ये सबसे बढ़कर वोटर्स, आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं तो ट्रंप को कुछ तो चाहिए अपना बयानिया, तो ये जंग रुकवाना उसके लिए इसलिए जरूरी है। तो आखिर में जो रशियन एम्बेसी है इन लंदन, उसने स्टेटमेंट जारी की है कि जो प्यूटन के हवाले से जो उनकी ताजा तरीन स्पीच थी उसको उन्होंने कहा कि कैसे तरोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है कि प्यूटन ने कहा कि हम जंग जारी रखना चाहते हैं। यूरोपियन मीडिया ने इस तरह से प्रेजेंट किया। तो उन्होंने कहा कि वेस्ट के अंदर ये वो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि यूक्रेन बस जंग लड़ता रहे रशिया से, ठीक है ना, और हम तो इस जंग को जब रोकना चाहते हैं। तो ये देखना प्रोपेगेंडा वॉर, इस मतलब एक पूरी वेस्टर्न मीडिया मशीनरी को भी तो शिकस्त हुई है ना, ये मामूली शिकस्त नहीं है, ये पूरी वेस्टर्न और 40 साल का पुराना बयानिया है। उससे भी पीछे चले जाएं तो ये 70-80 साल का बयानिया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो फौरी शुरू हो गया था, तो ये तब इतना बड़ा बयानिया पीछे
उसको शिकस्त हुई है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राजू लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।